नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से 3 के हो गए। आज उसके नतीजे भी आ गए तीनों राज्यों के, और तीनों राज्यों में कमोबेश स्थिति वही रही जो 2018 में थी। यानी त्रिपुरा में बीजेपी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, लगातार 2 बार सत्ता में आने का, जो उसने असम में किया था। तो नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य में, जहां भारतीय जनता पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले 0 सीट पर थी, पूरे 51 साल हो गए प्रदेश को बने हुए, 51 साल में कभी बीजेपी को एक भी सीट विधानसभा की नहीं मिली। उसका वोट प्रतिशत 1% से कम रहा 2013 के विधानसभा चुनाव में। और 2018 में उसने समझौता किया आईपीएफटी से, 48 सीटों पर वो लड़ी बीजेपी, और 12 सीटें अपने सहयोगी दल को दिया, और 36 सीटें बीजेपी जीती, 8 सीटें आईपीएफटी जीती, और 44 सीटों के साथ सरकार बनी। उसके बाद जो है, बीच में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री उस समय थे, अगर वो बने रहते तो लुटिया डूब जाती बीजेपी की, इतना तय लग रहा था। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन किया, समय पर किया गया, और बीजेपी संभल गई समय पर। नतीजा ये हुआ कि एक नई पार्टी के उदय के बावजूद, यानी टिपरा मोथा, जो वहाँ के पूर्व राजा हैं प्रद्योत देवबर्मन, उनकी पार्टी, उसने अच्छा किया। किसकी तुलना में? कांग्रेस और सीपीएम, जो 51 में से 46 साल त्रिपुरा पर राज कर चुके हैं, उन पार्टियों से। ये वीडियो बनाते समय तक जो स्थिति है, उसमें कांग्रेस को अलग से, अगर कांग्रेस की सीटें देखिए और सीपीएम की अलग से देखिए, दोनों की अलग अलग सीटें देखिए, तो टिपरा मोथा को उनसे ज़्यादा सीटें मिली। वो इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस और सीपीएम दोनों जनता से पूरी तरह से कट चुकी हैं, ज़मीन से कट चुकी हैं। तो एक जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हुई लोकसभा चुनाव से पहले, इसकी शुरुआत थी, एक प्रयोग था विपक्षी एकता का, वो टाएं फिस हो गया। नागालैंड में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, और मेघालय में पिछली बार की ही तरह से हंग असेंबली आई है। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि एनपीपी और बीजेपी का फिर गठबंधन हो जाएगा। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में हुआ। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हो गई है। 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, पूर्वोत्तर के, उनमें से 4 में असम, अरुणाचल, त्रिपुरा और मणिपुर, 4 राज्यों में बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं। 2 राज्यों मेघालय और नागालैंड में वो जो है गठबंधन की सरकार में शामिल है। सिर्फ मिजोरम उसकी पहुंच से बाहर है अभी तक। तो इसलिए जो है पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी का आधिपत्य हो गया है एक तरह से राजनीतिक रूप से। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जो एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। विकास का काम और जितनी तेज़ी से हुआ है पिछले 8-9 सालों में, जिस तरह से मेन स्ट्रीमिंग हुई है नॉर्थ ईस्ट की, 50 बार पिछले 8-9 सालों में 50 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। मुझे लगता है कि उनसे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए, सबकी यात्राएं मिला दी जाएं, तब भी शायद 50 बार नहीं होगा। और हर मंत्री महीने में एक बार जो है, कोई न कोई केंद्रीय मंत्री वहाँ 2 दिन गुजारता है, 2 रात गुजारता है। नॉर्थ ईस्ट में ये कंपलसरी है। तो उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जो राज्य बचे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, और शायद पूरे विपक्ष के लिए, वो है कर्नाटक का चुनाव, कर्नाटक विधानसभा। बीजेपी किसी भी हालत में नहीं चाहती कि कर्नाटक जैसा साधन संपन्न राज्य कांग्रेस के कब्जे में जाए, और कांग्रेस की कोशिश है कि हर हाल में कर्नाटक में वो जीत जाए, उसके पास एक बड़ा राज्य आ जाए। और ये जो जद्दोजहद है दोनों पार्टियों की, उसमें मुकाबला बड़ा दिलचस्प और बड़ा कांटे का हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक 3 बार सत्ता में आ चुकी है कर्नाटक में, लेकिन कभी उससे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। क्या इस बार मिलेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा, कांग्रेस का घर हमेशा की तरह जैसे डिवाइडेड होता है, उस तरह से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे लगातार हो रहे हैं कर्नाटक में, और प्रधानमंत्री जिस तरह से येदियुरप्पा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे याद नहीं है कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री किसी प्रादेशिक नेता अपनी पार्टी के
उसके सामने इस तरह से झुके हों, इस तरह से उसे मनाने की कोशिश की हो, इस तरह से उसे खुश करने की कोशिश की हो जैसे येदियुरप्पा को की है। क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि उसका ट्रम्प कार्ड अगर कोई हो सकता है कर्नाटक में तो वो येदियुरप्पा हो सकते हैं। अगर वो पूरी ताकत से लग जाएं तो बीजेपी को पहली बार कर्नाटक में बहुमत मिल सकता है। और ये आप कह सकते हैं कि पहले भी थे येदियुरप्पा, पहले क्यों नहीं मिला? पहले ये कॉम्बिनेशन नहीं था मोदी और येदियुरप्पा का। दूसरी बात, बीजेपी अभी तक उसकी राजनीति मुख्य तौर पर जो है वो लिंगायत वोटों पर निर्भर रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में उस निर्भरता को कम करने की कोशिश की है और वोकालिगा समुदाय जो दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है उसमें पैठ बनाने की कोशिश की है और उसके लिए मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी का सहारा लिया है। पार्टी जो है वोकालिगा समुदाय के इस समय सबसे बड़े नेता एच.डी. देवेगौड़ा की प्रशंसा का कोई अवसर नहीं छोड़ती। प्रधानमंत्री प्रशंसा करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और अभी अपने विदाई भाषण में येदियुरप्पा ने ये कहा कि जो है वो रोल मॉडल हैं एच.डी. देवेगौड़ा, लेकिन उनके बेटे एच.डी. कुमारस्वामी से उनकी ज़मीन खिसकाने की लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है। इसीलिए बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत चामराजनगर, जो कि वोकालिगा समुदाय का गढ़ माना जाता है, वहाँ से शुरू की है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के नेताओं के सम्मान अपमान का मुद्दा उठाया, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो कर्नाटक के नेताओं का अपमान करती है और उसके लिए उन्होंने 3 नाम लिए। पहला नाम लिया एस निजलिंगप्पा का, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। जब वो अध्यक्ष थे तभी कांग्रेस में बगावत हुई, टूट हुई, कांग्रेस का विभाजन हुआ और उनको कांग्रेस से उनको इंदिरा गांधी के फैक्शन ने एक तरह से बाहर कर दिया। वो दूसरा वीरेंद्र पाटिल, जो सबसे बड़ा बहुमत लेकर कर्नाटक में आए और कुछ महीने बाद राजीव गांधी ने उनको अपमानित करके निकाल दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तीसरा उदाहरण उन्होंने जो हमला किया वो किया मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। रायपुर अधिवेशन का एक चित्र सामने आया जिसमें एक तरफ खड़े हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीच में खड़ी हैं सोनिया गांधी, उसके बगल में खड़े भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। सोनिया गांधी के पीछे एक सुरक्षाकर्मी छाता लेकर खड़ा है और ये दोनों नेता धूप में खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खड़गे साहब को छाते की सुविधा नहीं मिली, छाया नहीं मिली। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार अपने को इस पार्टी का मालिक समझता है। ये खड़गे साहब का अपमान है। वो उनकी जो उम्र है और पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी चुने गए हैं, इस सब को देखते हुए अब कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो भाजपा को लगता है कि अगर कर्नाटक में मात दे दी कांग्रेस को तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हारी हुई मानसिकता के साथ जाएगी। लोकसभा चुनाव नहीं, उससे पहले विधानसभा के जो बाकी चुनाव हैं। तो बीजेपी पहली बार दक्षिण के 2 राज्यों में पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ उतरेगी, एक में अपनी सत्ता बचाने के लिए, दूसरे में सत्ता पाने के लिए। तो सत्ता बचाने के लिए कर्नाटक में उतरेगी, मई में चुनाव होना है। उसके बाद जो है नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होने हैं उसमें तेलंगाना है दक्षिण का, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ा दांव लगा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के अनुसार जो खबरें आ रही हैं, पार्टी को ये आशंका है कि केसीआर पर लगातार शराब घोटाले के खुलासे के बाद दबाव बढ़ता जा रहा है। उस दबाव में वो तैयारी कर रहे हैं समय से पहले चुनाव कराने की। तो अगर समय से पहले चुनाव कराते हैं तो उसके लिए पार्टी को तैयार रहना चाहिए। अभी मंगलवार को तेलंगाना के नेताओं बांदी संजय कुमार, उसके अलावा जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, और एटला राजेंद्र और दूसरे वरिष्ठ नेताओं और भाजपा के जो 2 प्रभारी हैं तेलंगाना के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 6 घंटे बैठक चली तैयारी पर। बीजेपी अभी तक पूरे राज्य में 1100 नुक्कड़ सभाएं कर चुकी है। कई हज़ार किलोमीटर की यात्रा जो है वो बांदी संजय कुमार कर चुके हैं। उसके अलावा बूथ लेवल पर तैयारी की, कैसे जवाब देना है और इस शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के दूसरे आरोपों में कैसे केसीआर को और उनके परिवार को घेरना है, इसकी तैयारी चल रही।
तो ये पहला मौका होगा जब से जनसंघ और भाजपा बनी है कि 2 राज्यों में बीजेपी, दक्षिण के 2 राज्यों में जहां बीजेपी का कुछ नहीं था, वहां इतनी बड़ी तैयारी के साथ कि तेलंगाना में सरकार बनानी है और कर्नाटक में सरकार बचानी है, इसके लिए उतरेगी। अब चुनाव और भी राज्यों में है। मिज़ोरम की बात छोड़ दें, क्योंकि वहाँ मिज़ोरम में न तो बीजेपी का कुछ खास है, न कांग्रेस का कुछ खास बचा है। तो 3 राज्य बचते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन 3 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। इसमें राजस्थान जो है वो अगर परंपरा को देखें तो उसके अनुसार भी, और वैसे भी जो राजनीतिक परिस्थिति है राजस्थान में, जिस तरह से गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही है, उससे बड़ा साफ है कि चुनाव तक कांग्रेस अपना घर ठीक करने की हालत में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए इतने सारे मुद्दे मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इन 3 राज्यों में सबसे आसान चुनाव राजस्थान का है। इसीलिए वो अपने यहाँ लीडरशिप का इशू चुनाव से पहले सेटल नहीं कर रही है। इसीलिए वो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करने जा रही है। अभी संभावना ही है, निश्चित रूप से राजनीति में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी तक जो संकेत हैं उससे लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। तो बीजेपी के लिए राजस्थान जीतना सबसे आसान है। त्रिपुरा अभी जो जीती है उससे भी ज़्यादा आसान है। और दूसरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के हटाए जाने की, नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा उनके विरोधी काफ़ी समय से चला रहे थे, लेकिन वो सारी चर्चाएं शांत हो गई हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी हाईकमान की ओर से, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से ऐसी अफवाहों को, ऐसी चर्चाओं को कोई हवा नहीं दी गई है। शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री हर हाल में बने रहेंगे, इसके साफ संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा कोई विकल्प बीजेपी के पास अभी है नहीं। तो बात की बात बाद में है, चुनाव से पहले तो मध्य प्रदेश में जो कमज़ोरी 2018 में आई थी उसको काफ़ी हद तक बीजेपी ने दूर कर लिया है। उस समय उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ था सवर्णों की नाराज़गी का, किसानों की नाराज़गी का। सवर्णों की उसी नाराज़गी का असर था कि सरकार उसके बाद जो है सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई और उससे कानून बनवाया। और किसानों की नाराज़गी उस समय जो थी, जो किसान आंदोलन खड़ा करने की, उसको हिंसक बनाने की कोशिश कांग्रेस की थी, वो सब खत्म हो चुका है। बीजेपी 2018 की तुलना में मध्य प्रदेश में आज बहुत बेहतर स्थिति में है। शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने को एक तरह से री इन्वेंट किया है, इसलिए भी वो एक जो फेटिग नज़र आ रहा था, एक थकान नज़र आ रही थी, उस सब से निकल आए हैं। वो पुराने शिवराज सिंह चौहान नज़र आने लगे हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल होगा तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास लीडरशिप का नितांत अभाव है, वो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। और उसके मुकाबले भूपेश बघेल का नेतृत्व ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, वो उसकी दूसरी समस्या है। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है कि ये मानकर चला जाए कि कांग्रेस को वहाँ जीतना ही है, सरकार बनाना ही है। बीजेपी अगर कमर कस ले तो इस लड़ाई को कांग्रेस के लिए मुश्किल बना सकती है। अब ये 3 राज्यों की खास बात क्यों हो रही है? इन 3 राज्यों में, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। ये 3 राज्यों का नतीजा, विधानसभा चुनाव का नतीजा तय करेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी एकता की बातें हो रही हैं उसमें कांग्रेस की हैसियत क्या होगी। अगर इन 3 राज्यों में 2 राज्य भी जो है कांग्रेस हार जाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो विपक्षी दलों में एक के मन में ये भाव और ये प्रश्न जरूर उठेगा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ने में अक्षम है। और कांग्रेस के लिए इससे बड़ा सेटबैक कोई नहीं हो सकता। अगर वो कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य अगर हार जाती है कांग्रेस पार्टी, 2024 का चुनावी अभियान उसका शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हवा हो जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व की बातें होना भी बंद हो जाएंगी। उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता तो है नहीं, उसकी बात छोड़ ही दीजिए।
लेकिन उसका दावा भी करना शायद कांग्रेस पार्टी छोड़ देगी। तो ये इन चुनावों का, इन विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव पर सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन देश की राजनीति पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ने वाला है, और ख़ास तौर से विपक्षी दलों की राजनीति पर, कि वो लोकसभा चुनाव में उत्साह के साथ जाएंगे या हताशा के साथ। बीजेपी के लिए भी संदेश होगा कि अगर वो इन तीन में से कोई किसी राज्य में हारती है तो उसको सोचना पड़ेगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, उसको ठीक कैसे किया जाए। तो चुनौती दोनों तरफ से है। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, लोकसभा में कोई चुनौती मुझे नज़र नहीं आ रही, और ऐसी कोई संभावना, ऐसा कोई मुद्दा नहीं नज़र आ रहा है जिसकी वजह से 2024 का लोकसभा चुनाव कांटे की लड़ाई तो छोड़िए, लड़ाई में भी तब्दील हो सके। तो इन विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतज़ार करना चाहिए। उससे निकलेगा लोकसभा चुनाव का विमर्श, उससे निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस मनस्थिति में लोकसभा चुनाव में उतरेगी और विपक्ष किस मनस्थिति में होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।